हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की 3 यूनिट कवर अप हो चुकी है। हम लोगों ने सबसे पहले अपनी 3rd यूनिट की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी फर्स्ट यूनिट की एंड देन उसके बाद हमने अपनी 6th यूनिट की और आज हम अपनी 4th यूनिट करने जा रहे हैं। तो आज हम 4th यूनिट के बारे में जानेंगे। और आपको पता है कि टोटल 10 यूनिट्स है, तो 10 में से 4 हमारी कवर अप हो जाएगी, तो सिर्फ 6 यूनिट्स रह जाएगी, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो निबंध वगैरह है, कहानियाँ हैं, इन सबको पढ़ना शुरू कीजिए ताकि जो है फिर इसके भी आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाए, ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत कम है। अप्रैल में जो है फॉर्म निकल जाएंगे और आपके लिए ये काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ है। लेकिन साथ साथ अगर आपकी तैयारी पक्की है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक देखते हैं कि क्या है आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो इकाई 4 जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि है, इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि जो है हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है, उसे आज हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। डेली क्लास 12 बजे होती है, तो सभी टाइम पर 12 बजे ज्वाइन करेंगे क्लास को। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो जिन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टैली अकाउंट जो है ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूजीसी की वो सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती है। तो इसी वजह से आपको इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप चाहे तो फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाइए, फिलर फॉर्म लिखिए, वहाँ पर एप्लीकेशन आएगी, उसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि वहाँ पर आपको दोनों के फ्री नोट्स मिल जाते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पास यूजीसी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 तो जो है सबके लिए है और पेपर 2 जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस है। जैसे कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो हिंदी वाला। अब यहाँ पर आपको उसके फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, 5000 एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइव आ जाऊँ और बहुत जल्दी मैं जो है लाइव आ जाऊँगी। मुझे सिर्फ 1-2 दिन का टाइम दीजिए और मैं जो है लाइव आकर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगी, ठीक है। और हम लोगों को बहुत कुछ न्यू करना है। सो आप लोगों ने बिल्कुल हार नहीं माननी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है चलते रहना है। हमारा सिलेबस भी बहुत अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरीके से कवर अप हो रहा है। एक एक टॉपिक में अच्छी तरीके से समझा रही हूँ आप लोगों को और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। तो ये वाला टॉपिक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाला टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है थ्रेटिकल है। मतलब हम इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेटिकल पढ़ते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम जो है तथ्य की ज़रूरत नहीं, जिसमें हमें समझने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या कैसे, मतलब एक स्टेप जो है दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है, दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है। दैट स्टेप बाय स्टेप आपको जो है हर एक पड़ाव को पार करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि एक ऐसा टॉपिक है हम लोगों के पास जिसमें जो है हमें थ्रेटिकल ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो समझना है आपने उस थ्रेटिकल थ्योरी को। अब बात करते हैं हम लोग कि यूजीसी के क्विज़ चल रहे हैं। तो यस, क्विज़ चल रहे हैं और आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। काफ़ी क्विज़ का तो मैंने आंसर भी आप लोगों को दिया है और मेरे ख्याल से अब शायद वेबसाइट पे में भी आंसर भी जो है आप लोगों को करने के बाद जो है दिखाई दे रहे होंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से सभी वर्क कर रहे हैं, वेल डन।
बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और एक दो स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो हर बार दे रहे हैं और बिल्कुल टॉप पे आ रहे हैं। आगे जाके आप लोगों को प्राइजेस भी दिए जाएंगे। सो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ना मत, और जब आपको समय मिलता है आप टाइम निकालिए और वेबसाइट पे आंसर्स दीजिए। आपको पता है कि जीके की क्लास जो है, जीके की जो एमसीक्यूज़ है वो 9:30 बजे आते हैं, 11:50 पे पेपर 1 के आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड 250 पे आते हैं। और जो सेकंड पेपर है जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो आपके 5 बजे अपलोड हो जाते हैं। तो 5 बजे आप वेबसाइट पर जाकर आराम से कर रहे थे। जिन लोगों का नेटवर्क इशू है उन लोगों को बता दूं कि पूरे दिन में देखिए 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वेबसाइट ऑन होती है। तो 5 से लेकर 10:30 बजे तक वेबसाइट ऑन होती है, तो कोई तो ऐसा मोमेंट होगा कि जब नेटवर्क प्रॉपर आते होंगे, है ना। तो आप लोग उस मोमेंट का वेट कीजिए, क्योंकि आपको आंसर्स करने ही करने हैं, ठीक है। तभी पता चलेगा कि आप लोगों की स्पीड क्या है, आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम देना, मैंने नहीं देना एग्ज़ाम, आप लोगों ने एग्ज़ाम देना। तो सो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मैं तो यहाँ से बैठकर सिर्फ आपको मोटिवेट ही कर सकती हूँ, ओके, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, आपकी टीचर ऑलवेज आप लोगों के साथ है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाता है वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। देखिए सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों को हेडिंग को समझाती हूँ। देखिए जब हमें हेडिंग क्लियर हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि इसके अंदर है क्या, क्या समझने वाली चीज़ है, किस चीज़ पर फोकस हम लोगों ने करना है। ये चीज़ हमें तब क्लियर होती है जब हम उसके टॉपिक को समझ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, वैचारिक पृष्ठभूमि है, मतलब विचार करना है हमने यहाँ पर। अब किस चीज़ पे विचार करना है वो आगे पढ़ेंगे। भारतीय नवजागरण, किस तरीके से भारतीय नवजागरण हुआ, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन जो हुआ उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, उनके बारे में चर्चा करनी। मतलब दो चीज़ें बताती, भारतीय नवजागरण बता दिया और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में यहाँ पर बता दिया, कि उसी के बारे में हमने वैचारिक जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ पर पढ़नी है। अब देखिए क्या है, अभी तो हम कर रहे हैं भारतीय नवजागरण, इसके बाद हम लोग हिंदी नवजागरण भी करेंगे कि किस तरीके से हिंदी में जो है नया जो जागरण था या नई जागृति जो है, ऊर्जा जो है वो व्यक्तियों के अंदर जो है पैदा हुई, और किस तरीके से पैदा हुई कि लोग जागरूक हो गए, ठीक है, और उन्होंने एक नई क्रांति ही शुरू की, ठीक है। तो यहाँ पर तो भारतीय क्रांति की बात की जा रही है कि एक क्रांति जो है वो किस तरीके से हमारे देश के लोगों के अंदर आई और उसने एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। और कैसे वो जो है एक नव जागरण जिसे कह सकते हैं हम, कि एक नया जागरण जो है उसके रूप में जो है हमारे सामने उभर कर सामने आया, ठीक है। उसी तरीके से बाद में किस तरीके से साहित्यकारों ने इस पे जो है जोर दिया, साहित्यकारों ने इसमें कितनी मदद की, और फिर कैसे वो अपने हिंदी जो नवजागरण है वो शुरू हुआ, ठीक है। कि मतलब साहित्यकार ही तो थे जिन्होंने हिंदी तक उस नवजागरण को पैदा किया। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देखो अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो आप इससे बिल्कुल समझ जाओगे इजीली। आपने बहुत सारे, जब जैसे मैंने आपको जब तीसरी इकाई करवाई थी तो मैंने उसमें आप लोगों को क्या करवाया था, काव्य करवाया था। अब देखिए काव्य में क्या है, मैंने जैसे कहा कि हमारे भीतर रस होते हैं, है ना, तो वो 9 रस हमारे भीतर होती है। तो जब वो रस हमारे भीतर है तो कोई भी चीज़ हमारे सामने होती है तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर हरकत होगी। अगर हंसी वाली कोई चीज़ है तो हम हंसेंगे, अगर रोने वाली चीज़ है हम रोएंगे, ठीक है। अगर हमारे अंदर क्रोध कोई पैदा करना चाहता है तो बिल्कुल क्रोध हमारे भीतर पैदा होगा। हर चीज़ हमारे भीतर से ही बाहर निकलती है। उसी तरीके से जो साहित्यकार है, जो कवि हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं। अब उनकी कविताएं इतनी इन्फ्लुएंस वाली होती है, मतलब प्रभावित करने वाली होती है, कि उनकी कविताओं से हम क्या करते हैं, उनके काव्य से हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अगर उनकी कविता में क्या है, वीर रस है, तो हमारे भीतर वो वीर रस जागृत हो जाता है ना। तो इसी तरीके से जागृत होना, वो वीर रस जागृत होना, वो देश के प्रति प्रेम जागृत होना, है ना, वो सब कैसे है, वो सब इसी तरीके से है, तभी है जब हमारे भीतर उसे पैदा किया गया।
एक बार हमने कविता पढ़ी, हमने दूसरी बार दूसरी कविता भी वीरता भरी पढ़ी, तीसरी कविता भी वीरता भरी, तो उसका जो रस है वो हमारे भीतर तक पहुंच जाता है, समझे। और उसी को हम, वो ही क्या है हमारा हिंदी नवजागरण, की हिंदी के अंदर प्रवेश हो गया किसका, नवजागरण का, एक जागृति उसके अंदर आ गई, एक ऊर्जा उसके भीतर आ गई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, भारतीय नवजागरण मतलब लोगों के अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा जो है वो किस तरीके से उनके भीतर आई कि उन्होंने एक आंदोलन जो है वो शुरू किया, और कैसे उस आंदोलन से जो है कितना कुछ हम लोगों को जो है लाभ उठाया हम लोगों ने उसका, ठीक है। तो वो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो है जब हम इसके अंदर डीपली जाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बस आप अभी फ़िलहाल इतना अपने दिमाग में रखिए कि लोगों के भीतर एक ऊर्जा पैदा करना। अब वो ऊर्जा कहाँ से पैदा हुई है, अब मैं अगर आप लोगों को उदाहरण दूँ कि हम लोगों ने मान लिया कि अंग्रेज आए, और अंग्रेज लोग जब आए तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, और हम लोगों को उनके अत्याचार हम सहन नहीं कर पाए, और हम लोगों ने तब जाके उनका एक कड़ा विरोध किया। तो एक जागृति हमारे भीतर आई कि हम लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। एक ने विरोध किया, दो ने विरोध किया, फिर मिलकर 10 ने विरोध किया, 10 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, 100 से जो है 1000 हुए, और 1000 से जो है पूरा का पूरा देश जो है वो उनके विरोध में खड़ा हो गया। तो ये क्या है, एक नव जागरण शुरू हुआ, वो क्रांति हमारे भीतर आई, है ना। उसी क्रांति की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब बोल तो दिया, कहने के लिए तो कह दिया कि हाँ भाई अंग्रेज जब आए उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया और उससे हमारे भीतर क्रांति आई, लेकिन कोई और भी तो चीज़ हो सकती है ना कि जिससे हमारे भीतर क्रांति आई होगी। वही चीज़ हमने आज इधर जानना है कि और क्या चीज़ें हैं जिनसे भारतीय जो है उसमें नव जागरण पैदा होता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भारतीय नव जागरण पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो भारतीय नव जागरण पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जो है स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके दोनों की ही हम वैचारिक पृष्ठभूमि जो है यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने पॉइंट्स में लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, और मैं बहुत कुछ चीज़ें आज इसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ, और जो इम्पॉर्टेंट भी है यूजीसी के नज़रिए से। सो ध्यान से समझना और अच्छी तरीके से। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, और वही चीज़ को मैं थोड़ा इजी करके आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए अब बिल्कुल देरी ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, 19वीं सदी भारतीय नवजागरण का अभूतपूर्व जागृति का काल रहा है। देखिए जागृति का काल वर्ड आ रहा है, यहाँ पे शब्द आ रहा है कि जागृति का काल रखा है कि इसने पूरे लोगों को जागरूक कर दिया, जिसे जो है रेनेसा, ठीक है, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान, नवोजागरण, समाज सुधारण काल आदि की संज्ञा दी गई। अब देखिए कितने सारे नाम थे इसके, ठीक है। रेनेसा नाम था इनका, पुनरुत्थान था, पुनर्जागरण था, नवोत्थान था, नवोजागरण था, समाज सुधार काल था, कितने सारे नाम दिए गए, लेकिन अंत में क्या नाम दिया गया इसको, नवजागरण। मेरी बात समझ में आई? अंत में इसका नाम क्या रखा गया, नवजागरण रखा गया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 1857 की बात है। 1857 में जब क्रांति आई थी 1857 की, मंगल पांडे थे जिसमें, तो कारतूस के जो गौमांस जो था उसको जो है मुंह से छीलकर जो है बम फेंकने थे। तो वो चीज़ जो थी तब उससे जो है लोगों के भीतर एक क्रांति उत्पन्न हुई थी, और उसी क्रांति के बाद ये जो 19वीं सदी आई थी, और इसमें जो है लोगों के बीच में एक नव जागरण जो है वो पैदा हुआ, जिसको अलग अलग संज्ञा तो दी गई है, अलग अलग नाम का है। किसी ने उन्हें पुनरुत्थान कहा, किसी ने पुनर्जागरण कहा, किसी ने नवोत्थान कहा, नवजागरण कहा, समाज सुधार काल कहा, लेकिन अंत में जाकर इसका नाम क्या रख दिया गया, नवजागरण काल रख दिया गया। आगे चलते हैं। प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द रेनेसा के लिए हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया जाता। तो रेनेसा के लिए, रेनेसा मतलब नवजागरण की ही बात की जा रही है कि उसके लिए जो है हिंदी में इसको पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसका क्या नाम रख दिया गया, बाद में अंत में इसका नाम नवजागरण पड़ा, जो कि हम अभी आज के टाइम पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, रामधारी सिंह दिनकर,
बहुत अच्छे राइटर लेखक है ये। तो रामधारी सिंह दिनकर ने जो है अपने ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्यायों में नवोत्थान नाम दिया है। उन्होंने अपने 4 अध्यायों में इनका नाम नवोत्थान दिया है, नवजागरण का नाम, ठीक है। और आज हिंदी के इस काल में नवोजागरण शब्द का सर्वमान्य हो गया है। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो हिंदी में जो है उसे नवजागरण शब्द का प्रयोग करके नवजागरण जो है वो कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे 4th पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि नवजागरण जिसका जन्म जो है वो मुख्य जो है बुद्धिमान समाज सुधार, वैज्ञानिक खोज, जो है सामूहिक उत्पादन प्रणाली के विकास के साथ हुआ, का मुख्य आग्रह वेदों पुराणों की ओर लौटना नहीं बल्कि एक नई संस्कृति, नई दुनिया रचने का प्रयास था। अब यहाँ पर ये लोग ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि नवजागरण क्या है। नवजागरण का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको संस्कृति या हमारे जो वेद है या पुराण है या जो विज्ञान है इन सब चीज़ों की और मुख मोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नवजागरण का अर्थ यहाँ पर ये सब को लेकर नहीं है, वेदों पुराणों को लेकर नहीं है, बल्कि क्या है, वो चाहते हैं एक नई संस्कृति आई, एक नई दुनिया आई। पुरानी चीज़ों को छोड़ने की बात नहीं, उनको तो साथ लेकर चलना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक नई जागृति भी हमारे भीतर पैदा करनी है, एक नई संस्कृति, एक नई दुनिया लेकर आनी है, रचने का प्रयास करना पड़ेगा, जिसे हमने क्या कहा है यहाँ पे, नवजागरण कहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण भी देकर बताने की कोशिश की कि कह दिया कि हाँ ठीक है, अंग्रेज आए, उन्होंने अत्याचार किया और उससे प्रभावित होकर हम लोगों ने जो है हमारे भीतर एक क्रांति पैदा हो गई। लेकिन वो क्रांति शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 1857 जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे वाली, उस क्रांति से जो है हम प्रभावित हुए हों और उसके बाद हमारे भीतर, क्योंकि जो है गौ माता के हमारे लिए काफ़ी बड़ा महत्व हो जाता है और शायद उससे ज़्यादा हमारे भीतर एक आक्रोश पैदा हुआ हो, एक जो है ऊर्जा पैदा हुई हो कि अब हम और सहन नहीं करेंगे, तो अब हम जो है और इस चीज़ पर नहीं चलने देंगे, इतना अत्याचार, इतनी अहिंसा हम अपने भीतर जो है अब नहीं होने देंगे। तो उस चीज़ को लेकर लोगों के भीतर एक नई जागृति पैदा हुई होगी, एक नई सोच पैदा हुई होगी, एक नई संस्कृति पैदा हुई होगी, तो उसे ही रचने का प्रयास का नाम क्या है, नवजागरण है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 5th पॉइंट क्या है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि भारतीय नवजागरण का संबंध सामान्य राजा राममोहन रॉय से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर डॉक्टर जो रामविलास शर्मा हैं, उनका जो यहाँ पर पूरा का पूरा है, वो सारा का सारा काल किससे जोड़ा जाता है, राजा राममोहन रॉय से। अगर हम राजा राममोहन रॉय की बात करें तो उनका काफ़ी रोल रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने इस पर काफ़ी विचार किया है, इस पर उन्होंने काफ़ी सारे जो है क्रांतिकारी जो है भाषण दिया, क्रांतिकारी चीज़ें की है, तो जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उन मतलब इसमें उन्होंने इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया है कि लोग उनकी बातों से जागृत होकर भी जो है एक अपने भीतर एक क्रांति पैदा की है, उन्होंने अपने भीतर एक क्रांति लेकर आए हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि क्रांति होने का या नवजागरण होने का ये कारण भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि सबके माइंड में तो एक ही क्रांति का दिमाग में आता है कि हाँ अंग्रेज आए, उन्होंने अत्याचार किया और उनकी वजह से एक क्रांति भीतर आई होगी, लेकिन यहाँ पर ये और चीज़ें बता रहे हैं कि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे नवजागरण जो है हमारे भीतर पैदा हुआ, एक नई जागृति हमारे भीतर जो है पैदा हुई थी। किन कारणों से हुई थी वहाँ वो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। 6 पॉइंट देखेंगे, नवजागरण में राजनीतिक भी हो सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक तरीके से भी जो है हमारे भीतर जो है ऊर्जा, ये जागृति पैदा हो सकती है कि राजनीति में अगर हम अलग अलग तरीके के भाषण देखते हैं या कुछ ऐसे प्रभावित अपने देश के लिए वो देते। अभी भी अब अगर देखोगे तो आप सभी भले ही किसी भी धर्म के हो, है ना, चाहे कोई अगर क्रिश्चियन है, कोई मोमडन है, कोई जो है
सिख है या हिंदू है, किसी भी धर्म का चाहे क्यों ना हो, लेकिन उसे एक चीज़ याद है कि हाँ हम भारतीय हैं। तो भारतीय क्या है, एक देश प्रेम की भावना है, एक राष्ट्रवाद की भावना है जो हम सबके भीतर बैठी हुई है। और अगर हमारे राष्ट्र पर उंगली उठाई जाएगी तो हम चारों के चारों एक हो जाएंगे। वो एकता का कारण ही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि वो एकता का कारण क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई और किस किस चीज़ों की वजह से हम लोगों के भीतर एक एकता पैदा हुई और आज हम एक साथ हैं। आज हम चारों धर्म एक साथ हैं, एक साथ मिलकर चल रहे हैं। तो नवजागरण से जो है राजनीति से भी जो है नवजागरण पैदा जो है हुआ हो सकता है। सामाजिक तरीके से देखिए तो सामाजिक तरीके से कितने सारे अत्याचार हुए, तो उन अत्याचारों के कारण भी जो है लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुई कि हमें अब इसके खिलाफ, इसको और नहीं सहन करना और हमें अब इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी। धार्मिक तरीके से देखें तो धार्मिक तरीके से भी कई लोगों ने प्रचार प्रसार किया। आर्थिक तौर से देखें तो आर्थिक तौर से भी जो है नवजागरण की स्थिति पे जो है लोगों ने अमल किया। तो ऐसे क्षेत्रों में यह नवीन चिंतन जो है वो प्रारंभ हुआ। तो मतलब ये मेन का कुल मिलाकर क्या है, एक नवीन चिंतन पैदा करना है, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो, सामाजिक तरीके से हो, धार्मिक तरीके से हो या आर्थिक तरीके से हो, पर एक नवीन, एक नया चिंतन हमारे भीतर एक प्रारंभ होना शुरू हुआ। और यही नवीन चिंतन हमारी अपनी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ। जैसी हमारी परिस्थिति थी उसी तरह। आप देखिए, अगर मैं काव्य की बात करूँ, देखिए काव्य मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काव्य से आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने काव्य वाला टॉपिक आपको पढ़ा रखा है ना। काव्य, अब देखिए काव्य में क्या था, जब आप किसी भी कवि की रचनाएं पढ़ते हो तो आपको क्या है, उन रचनाओं में उनके परिस्थितियों का पता चलता है कि नहीं चलता? बताइए, यस और नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उनकी परिस्थिति का पता चलता है ना। अगर कोई आसपास में सती प्रथा हुई है या आसपास में ऐसा कोई आंदोलन हुआ है तो उसका प्रभाव उसकी कविताओं में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। और आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि शायद इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का था, जिसकी वजह से उसने इस तरीके की कविता जो है लिखी। अगर आसपास का एनवायरनमेंट में वीरता भरी हुई है ना, कि मतलब कुछ वीरों वाले काम किए जा रहे हैं और इस तरीके से, तो आप उसकी कविता में एक वीरता वाला रस जो है वो आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, अगर आसपास उसके दुख है, अगर कोई, देखो आपने बहुत सारी ऐसी कविताएं भी पढ़ी होंगी जिसमें जो है जो कवि होता है, कवि का अपने प्रेमिका से प्रेम है और उसका वियोग हो जाता है, तो उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में वही सारी चीज़ें भरी होती है, तो वो वही चीज़ों को अपनी कविता में उभारता है। तो आपको उसकी सिचुएशन, आप उसकी समझ, उसकी स्थिति को समझ सकते हैं आसानी से। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम काव्य के द्वारा जिस तरीके से उन चीज़ों को समझ पाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक नवीन चिंतन पैदा करना, जिसमें हम परिस्थितियों के कारण ही वो उत्पन्न होता है। जैसी परिस्थितियां हमारे सामने होगी, उसी परिस्थितियों के कारण हमारे अंदर एक नवीन जागृति, एक नवीन ऊर्जा पैदा होगी, जो अंग्रेजों की देन नहीं है। यहाँ पे देखो बता रहे ना, अंग्रेजों की देन नहीं है। हमने कह दिया ना कि अंग्रेज आए, उन्होंने अत्याचार किया और हमारे भीतर एक क्रांति पैदा होगी, नहीं, वो अंग्रेजों की देन नहीं है। अंग्रेजों की वजह से हमारे भीतर ये सब नहीं पैदा हुआ, बल्कि हमारे आसपास की परिस्थितियां ऐसी थी जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम उनका विरोध करें और उनके खिलाफ आवाज उठाएं, एक नव जागरण शुरू करें, भारतीय, सभी के सभी भारतीय मिलकर। आई होप मेरे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये टॉपिक थोड़ा वैसा सा है, बट मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भारतीय नवजागरण में 1857 में महाविद्रोह के विशेष महत्व है। बिल्कुल 1857 की जो क्रांति थी उसकी बात की जा रही है। ये क्रांति इतनी सशक्त थी कि इससे देश और समाज की पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल, मैंने कहा कि जो ये क्रांति थी ये इतनी भयंकर थी, इसमें मंगल पांडे थे, कारतूस की थी जो, तो ये इतनी भयंकर थी कि इससे लोगों को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। और इससे जो है लोगों के बीच में जो है ये चीज़ पैदा हो गई, एक नव जागरण पैदा हो गया कि अब हमें हार नहीं माननी, अब हमें लड़ना है और विरोध में आवाज़ उठानी ही है। 8 पॉइंट क्या है, इस महासंगम में हुई पराजय की प्रतिक्रिया जो है स्वरूप
स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा और तीव्र हो जाती है। बिल्कुल, जब उनकी उसमें पराजय हुई तो उससे उन्हें समझ में आ गया कि अब ये पराजय से ही हमारी एक नई चीज़ जो है वो शुरू होगी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। स्वतंत्रता की जो प्राप्ति की आकांक्षा हमारे भीतर है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें जो है दास नहीं बनना, हमें गुलाम नहीं रहना किसी का, तो उनके बीच में एक आकांक्षा जो है वो पैदा हुई और वो और भी ज़्यादा तीव्र हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी ही। 9 पॉइंट है, 19वीं सदी में इस संग्राम का सर्वाधिक प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में पड़ा। बिल्कुल, सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने के लिए पड़ा, क्योंकि देखिए आसपास की स्थिति अगर इस तरीके की होगी तो आसपास की स्थिति में आप लोग भी प्रभावित होंगे। जैसे अगर मैं कोविड की बात करूं तो ये कोरोना की जो महामारी हमारे देश में जब आई, तो जब आपको तब तक तो फील कुछ नहीं हुआ होगा जब तक आपके साथ वो दुर्घटना नहीं घटी या आपके आसपास वो दुर्घटना नहीं घटी। आप लोगों ने टीवी में देखा, आप लोगों ने अलग अलग फ़ोन में देखा, एंड्रॉयड्स में देखा, तो आप अलग अलग चीज़ों में देखा, तब तक आपके दिल में तसल्ली है, तब तक आपको उसके डर, उसके भय का अनुभव नहीं है। लेकिन आपको उसके डर और भय का अनुभव कब होगा? जब आपके आसपास की सामाजिक स्थितियों में इस तरीके की चीज़ होगी। मान लो आपके किसी दोस्त को हुआ है और वो एडमिट है, या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है इस तरीके का कोविड के कारण, तो आपको तब उस कोविड का जो है, उस कोरोना का आपको तब महसूस होगा कि हाँ कोरोना है। तब तक आप कहोगे यार कुछ कोरोना वरोना नहीं है, यार कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते होंगे कि कुछ कोरोना वरोना नहीं है, लेकिन अब आपको इस सिचुएशन से पता चल गया कि काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन बनी हुई है। अगर थोड़े पल की होती, 2 मिनट की होती, तो कब की ख़त्म हो जाती है ना, लेकिन काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन बनी हुई, तो अब तो सबको विश्वास हो गया कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिससे लोग मर रहे हैं, कुछ तो ऐसी बीमारी है जिससे लोग जा रहे हैं। प्लेग की बीमारी थी, कितना कुछ था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो है सामाजिक प्रभाव जो है लोगों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो आसपास के एनवायरनमेंट में अगर जो चीज़ होती है, वो परिस्थितियाँ आपके सामने जो होती है उनसे आप ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो। 10 पॉइंट है, सन 1887 में कोलकाता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब जैसे ही देखिए धीरे धीरे अब नवजागरण शुरू हो रहा है, एक जागृति लोगों के भीतर पैदा हो गई है, और अब जो है विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना भी शुरू हो गई है। तो जैसे कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, उन स्थलों में जो है, उन स्थानों में जो है उन स्थानों में जो है विश्वविद्यालय जो है बनाना शुरू कर दिया है। 11 पॉइंट देखेंगे, एक तरफ जहां भारतीय मध्य वर्ग में एक वैचारिक आंदोलन का जो है सूत्रपात हो गया था, वहीं दूसरी ओर तत्काल समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों प्रचलित की जाति प्रथा, छुआछात के साथ साथ स्त्रियों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। बाल विवाह, सती प्रथा थी। तो ये आपको क्या है, ये परिस्थितियों की चीज़ आप लोगों को बताने के लिए है। ये जो पॉइंट डाला गया है, ये पॉइंट आपको ये बताने के लिए कि उस समय की परिस्थितियाँ किस तरीके की थी, कि एक तरफ तो मध्य वर्ग में एक वैचारिक आंदोलन का सूत्रपात हो रहा है, कि मतलब जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनके बीच में एक नव जागरण शुरू हो रहा है, कि वो सोच रहे हैं कि अब हम क्रांति करेंगे, क्योंकि कारतूस का जो 1857 में हुआ उससे लोग इतने ज़्यादा झंझोर दिया उसने लोगों को, कि उससे उनके अंदर एक जागृति पैदा हो गई कि अब हमें लड़ना है, अब हम जो है और सहन नहीं करेंगे। पर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियाँ चल रही थी, अंधविश्वास चल रहे थे, सामाजिक कुरीतियाँ चल रही थी, जाति प्रथा की जा रही थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था हो रही थी, छुआछात हो रहा था, ठीक है, जो छोटे शूद्र जाति के लोग थे उनको तो बिल्कुल करीब ही नहीं लाया जा रहा था, ठीक है, स्त्रियों की इतनी बुरी दशा हो रही थी, ठीक है, बहुत, और छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह करवाया जा रहा था, ठीक है, सती प्रथा भी चल पड़ी थी उस टाइम में। तो सती प्रथा में ये था कि जो पति की अगर मृत्यु हो गई तो उस पत्नी को भी उसके पति की चिता के ऊपर रखकर जो है जला दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, परिस्थितियां जो है वो आप लोगों को बताई जा रही है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। 12वां पॉइंट देखें तो शिक्षित मध्य वर्ग। अब अगर हम शिक्षित की बात करें, ये तो हमने नॉर्मल जो लोग थे मध्य वर्ग के लोग,
उसमें हमने देखा अब यहाँ पर शिक्षित मध्य वर्ग में जो नवीन वैचारिक चेतना जागृति आई थी, मतलब एक नई जागृति जो है वो उनके अंदर पैदा हुई। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप सभी धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठी। अब इन सब के विरोध में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इससे एक नवीन चेतना पैदा हुई, जागृति पैदा हुई। परिणाम स्वरूप विचार कार्यक्रम और प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलन का भी उदय हुआ। अब इस तरीके के आंदोलन चलाए गए जिससे जो है देश में एक क्रांति पैदा की जा सके, जिससे जो है देश में ये जो दास प्रथा, ये जो लोगों के साथ ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, अंधविश्वास, ये सारी जो कुरीतियां हमारे साथ हो रही है, इन सबको छोड़ने के लिए एक नव क्रांति जो है उसको शुरू करने की बात की गई, जिन्हें संग्राम रूप में आधुनिक भारतीय नवजागरण कहा गया। क्या कहा गया? आधुनिक भारतीय नवजागरण नाम दिया गया, ये कहा गया, और इस तरीके से उसे शुरू किया गया। तो आप लोग अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या परिस्थितियां जो है वो सामने थी और जिसके कारण जो है लोगों के भीतर एक क्रांति पैदा हुई कि हमें क्रांति लेकर आनी है। तो ये कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का नहीं है कि उन्होंने हमारे पर अत्याचार किए तो हमारे भीतर है, ये भीतर हमारे था, लेकिन आसपास की परिस्थितियों की वजह से, आसपास के ऐसे लोगों की वजह से, और ये जो आंदोलनकारी हमारे सामने हैं या ये जो साहित्यकार हैं, इन सब की वजह से, इन सब का बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि रोल है हमारी इस नव जागृति में। ठीक है, इस नव जागरण में इनका सबसे बड़ा रोल जो है वो है, इन्हीं के कारण हमारे भीतर वो क्रांति पैदा हुई। अब आगे क्या है, 13 पॉइंट देखेंगे। नव जागरण की भावना सर्वप्रथम धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों से प्रविष्ट हुई और फिर भी साहित्य, कला में और स्वाधीनता आंदोलन में प्रभावित हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नव जागरण है, लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं 12 का, कि जैसे कि इन्होंने बात की कि आधुनिक भारतीय नवजागरण इसे कहा गया। अब इसमें तो देखिए शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो है देखने को मिले, कई सारे आंदोलन जो है वो आए, क्योंकि बहुत सारे उस समय के साहित्यकार जो थे या बहुत सारे जो उस समय के आंदोलनकारी थे वो बड़े बढ़ चढ़कर इस चीज़ों में भाग ले रहे थे। अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, फिर जो है 1896 की बात करें तो उस समय अकाल पड़ा था। तो किस तरीके की परिस्थितियां, आप देखिए कि परिस्थितियां किस तरीके की थी कि नवजागरण होना जायज़ था, कि नवजागरण होगा ही होगा, क्योंकि इस तरीके की स्थिति में उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो है उन्होंने जो है इसका विरोध किया। अगर हम 1897 की बात करें तो उस टाइम पर जो है आया था और प्लेग की बीमारी जो थी वो फैली थी, तो बहुत कुछ है। और जो है फिर उसके बाद जो है तिलक गिरफ्तार हो गए थे। फिर अगर हम 1905 की बात करें तो 1905 में क्या हुआ था, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। और फिर 5 के बाद अगर हम 6 की बात करें 1906 की, तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो देखिए कितनी जल्दी कुछ ना कुछ एक एक साल में कुछ ना कुछ होता है, तो कि इतना सारे पड़ाव, मतलब एक के बाद एक झटका जो था लग रहा था और एक के बाद एक आंदोलन जो है वो होता चला आ रहा था। तो उसको किस तरीके से इन चीज़ों से किस तरीके से क्रांति जो है वो लोगों के भीतर जम कर बैठ गई, कि लोग जो है एक साथ हो गए, उनके भीतर एक एकता पैदा हो गई। तो 1906 में मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई, उसके बाद 1916 में खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। फिर अगर हम बात करें 1917 की, तो 1917 में चंपावत आंदोलन शुरू हुआ। फिर 1918 की बात करें तो रॉलेट एक्ट आ गया था। फिर 1918 के बाद 1919 में जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी। ठीक है, तो मतलब कितना कुछ, मतलब एक के बाद एक आंदोलन के रूप में जो है आया, और इससे लोगों के भीतर जो है वो एक नव जागरण की जो भावना वो पैदा हो गई। तो देखिए कि क्या है ये, कि मतलब एक के बाद एक, मतलब एक देश में नहीं, एक देश के अंदर ही अलग अलग स्टेट में किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें होती गई और लोगों के अंदर एक जोश भरता गया कि हम अब जो है पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मतलब देखिए आप कैसे देख सकते हैं, है ना।
उसके 13वां पॉइंट है, नव जागरण की जो भावना सर्वप्रथम धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुई। अगर देखा जाए तो धर्म में और धार्मिक जगहों में और सामाजिक क्षेत्र में देखिए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि वो लोग जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से इन चीज़ों को समझ जाते हैं, और उन्होंने जो है वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। फिर साहित्य में, एक कला में, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन में भी प्रभावित हुई। और साहित्यकार जो थे वो क्या कर रहे थे, वो साहित्यकार इस तरीके से जो है कर नहीं रहे थे, उनके मन की जो भावनाएं थी, जो विचार थे, वो अपनी चीज़ों को जो है एक साहित्य में उतारने की कोशिश कर रहे थे। और जब लोग साहित्य को पढ़ रहे थे तो उनके भीतर भी वो चीज़ पैदा हो रही थी। तो साहित्यकार भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार जो है वो निभा रहे थे, क्योंकि वो जो है साहित्य लिख रहे थे। वो जो चीज़ हो रही थी, अत्याचार जो हो रहे थे, बुरी चीज़ें हो रही थी तो बुरी चीज़ों को भी दिखा रहे थे, अच्छी चीज़ें हो रही थी तो अच्छी चीज़ों को भी दिखा रहे थे, और हालात से हम लोगों को वाकिफ़ करवा रहे थे कि किस तरीके के हालात हैं। तो उस समय की सिचुएशन, अब देखिए, आप, मैं आपको समझा रही तो आप लोगों के सामने एक इमेज आप लोगों के सामने बन रही होगी, बन रही है कि नहीं बन रही, एक इमेज आप लोगों के सामने, जिस तरीके से जब हम कविता पढ़ते तो एक इमेजिनेशन चीज़ हमारे सामने बन जाती है, उसी तरीके से एक इमेज हमारे सामने भीतर पैदा हो रही है। अब देखिए बहुत सारे, तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। बहुत सी जो है संस्कृति जागरण संबंधित संस्थापक जो हैं उन्होंने स्थापना की। तो देखिए, अब मैंने कहा ना कि बहुत सारे आंदोलन आए और बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि आपको मैंने अभी पीछे भी बताया, तो किस तरीके से क्रांति के लिए क्या क्या किया जा रहा था, कितने सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे थे कि क्रांति आए, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी था, क्योंकि सभी लोग शिक्षित नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो शिक्षित थे, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ऐसे थे कि जो भोले थे बिल्कुल, और उनको समझाने के लिए किस तरीके का सहारा लिया जा रहा था, वो सहारा यही थे। और तब देखिए क्या क्या हुआ था, बहुत सी संस्कृति जो जागरण थे उनके संस्थापक थे, उन्होंने स्थापना की, तो बहुत सारी चीज़ें स्थापना हुई, कौन कौन सी, तो ये भी प्रश्न जो है यूजीसी में आ जाता है, इसलिए आप लोगों को पहले देखिए यहाँ पर कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ठीक है, एक ब्रह्म समाज संस्था जो है वो बनी, उसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, वो आए और उन्होंने अपनी तरीके से इसे बताया। कब आए थे, वर्ष 1828 ईस्वी में आए थे, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज जो है वो आया, और उसमें जो है मेन संस्थापक कौन थे उसके, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रोनाडे, ठीक है। तो ये कब आए थे, ये आए थे 1867 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो है संस्था एक और बनी जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये संस्था बनी, और इसके जो मेन वो थे, क्या कहते हैं, संस्थापक थे, वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे, ऐसे पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है आर्य समाज के बारे में भी बहुत लोगों को पता होगा। तो आर्य समाज की बात करें तो ये क्या है, समाज दयानंद सरस्वती जी का इसके संस्थापक थे, उन्होंने चलाया था। और यहाँ पर जो है कब चलाया था, 1857 ईस्वी में चलाया था। तो दयानंद, इसमें तो ज़्यादातर वेदों को ही जो है महत्व दिया जाता है, वेदों को, पुराणों को। उसके बाद है थायोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो फिफ्थ ये था जो ये संस्था बनाई गई, और इसके जो मेन संस्थापक थे वो कौन थे, मैडम ब्लास्की। तो मैडम ब्लास्की जो थे वो थे 1907 में, इसके अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी संस्थापक एनी बेसेंट थी, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसकी संस्थापक एनी बेसेंट बिल्कुल नहीं थी, वो सिर्फ अध्यक्षा कर रही थी उसकी। तो एनी बेसेंट उसकी सिर्फ अध्यक्षा कर रही थी, उसके जो संस्थापक थे वो पहले हमेशा मैडम ब्लास्की ही थी, और वही जो है अब भी उसकी जो है, ठीक है। तो पता होना चाहिए। बाकी इनका जो था कब हुई थी इनकी स्थापना, वर्ष इनका लिखा हुआ है यहाँ पर 1875 ईस्वी में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में इसका जो है संस्थापना इसकी जो है वो की गई थी।
आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास सारांश। अब ओवरऑल सारांश को थोड़ा समझेंगे कि इस पूरे के पूरी चीज़ में क्या बताया गया है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, मैं सिर्फ अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको सिर्फ नवजागरण के बारे में बताया। कौन सा नवजागरण? भारतीय नवजागरण। सिर्फ भारतीय नवजागरण बताया ये पूरे के पूरी चीज़ में, अभी मैंने उसका मैं सारांश बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बता दूँगी, उसकी पृष्ठभूमि किस तरीके की, जिसमें साहित्यकारों का रोल है, सिर्फ साहित्यकारों का रोल है कि उन्होंने किस तरीके से स्वाधीनता आंदोलन को जो है बढ़ाया आगे। ठीक है, तो पहले सारांश कर लेते हैं इसका। तो भारतीय नवजागरण में अनेक तत्व सहायक होते हैं। अब कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं, इन तत्वों को समझ लीजिए। तो पहला तत्व है शिक्षा। तो शिक्षा भी बिल्कुल सहायक है। शिक्षा क्यों सहायक है? अब देखिए कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में जो है, ठीक है, तो शिक्षा में क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में जो बाबू थे उनको तो उत्पन्न करने के साथ साथ, जो बाबू थे उनको उत्पन्न करने के साथ साथ जो प्रतिभाशाली थे, जिनके अंदर गुण थे, ठीक है, जिनके अंदर शक्ति थी, गुण थे, उन व्यक्तियों को भी उन्होंने उभारा, उनको भी लेकर आए, बाहर निकाला उन्हें, और उन्होंने ही विज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, या मैं कहूँ कि इतिहास हो गया, उसमें उन्होंने सबसे जो कहूँ कि सबसे ऊपर रोल निभाया है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा मेन चीज़ क्या थी कि भारतीयों के हित के लिए ये चीज़ की गई, भारतीयों के हित के लिए ही आंदोलन का सूत्रपात किया गया है यहाँ पर, और भारतीयों के हित के लिए ही शिक्षा की जो है तैयारी की गई कि किस तरीके से शिक्षा जो है वो प्रारंभ की जाए। ठीक है, अब अगर मैं व्यापारिक नीति की बात करूं तो बिल्कुल व्यापारिक नीति में भी अगर देखा जाए अंग्रेजी की तरीके से, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज लोग क्या थे, लालची थे, और वो लालच, जो उनका लालच था वो उसे ही अर्जित करना चाहते थे, लालच, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इस नीति को अपनाया। कौन सी नीति को? व्यापारिक नीति को अपनाया। वो चाहते थे कि व्यापार करेंगे। अब व्यापार के लिए उन्होंने क्या सोचा, अब सोचते क्या है, और समाज सुधारकों ने उसको किस तरीके से बताया है, उन्होंने तो सोचा कि हम अपना लालच जो है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अर्जित करेंगे। वो तो पूरा का पूरा हमारे भारत को ही लेना चाहते थे, है ना। लेकिन उन्होंने इस नीति को जब अपनाया, व्यापारिक नीति को अपनाया, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि यूरोप तक पूरा का पूरा अपनी इस व्यापारिक नीति को उन्होंने चलाने की कोशिश की कि पूरे के पूरे व्यापार में जो है यूरोप तक जो है वो पूरा फैल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए अपने जैसे जो चीज़ बनाई उसको इधर उधर करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए चीज़ों का, यातायात का विकास कर दिया। अब उन्होंने किया तो ये अपने लिए था कि यातायात का विकास हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ इससे कि हम लोगों का भी फायदा हो गया, बल्कि जो समाज सुधारक थे उनका भी फायदा हो गया कि वो समाज सुधारक जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने अपने फायदे देख सकते हैं। तो व्यापार, यातायात का विकास किया उन्होंने, और बाकी जो सुविधा थी वो भी उन्होंने प्रदान की। तो ये संगठन बनाने में पूरी तरीके से सफल हुए। तो समाज सुधारक ने इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया और इससे भी लोगों के बीच में एक क्रांति जो है वो पैदा करने की कोशिश की। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? सांप्रदायिकतावादी नीति। बिल्कुल संप्रदाय बन गए थे, बिल्कुल अलग अलग संप्रदाय बन गए थे, और उन संप्रदायों में लोगों के बीच में तनाव बिठाने की कोशिश कर रहे थे। अब अंग्रेजों का काम क्या था? फूट डालने का काम था। वो चाहते थे कि भाई इनके बीच में हम लड़ाई करवाएं, और इससे बेहतर है कि बस कैसे भी करके इनके बीच में एकता नहीं आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसका बंटवारा कर दिया, किसमें? संप्रदायों में, ताकि अलग अलग संप्रदाय होंगे, अलग अलग चीज़ें होगी, तो लोग इनके बीच में मनमुटाव रहेगा हमेशा, तनाव में से ग्रसित रहेंगे हमेशा, इसीलिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, समाज सुधारकों ने इसमें भी यही चीज़ चाहिए कि ये जो शूद्रो जो आदिवाद है, शूद्र जो है, अलग अलग जातियां जो ये वर्ण व्यवस्था शुरू कर दी, तो ये सब चीज़ों का जो जन्म हुआ, इस सब चीज़ों को, इन संप्रदायों को जो है खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है एकता। तो उन्होंने एकता लाने की कोशिश यहाँ पर करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से संप्रदाय के तरीके से भी उन्होंने तोड़ने का प्रयास पूरा किया है। उसके बाद आता है पाश्चात्य संस्कृति। अब देखिए, पाश्चात्य संस्कृति का भी बहुत बड़ा रोल है कि लोग जो है वो क्या था, भारतीय, अगर आप भारतीय के उस समय की सिचुएशन देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीयों की सिचुएशन बड़ी ही खराब थी। उस समय पर्दा विवाह हुआ करता था, बाल विवाह हुआ किया करता था, लोग जो है अंधविश्वासों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, वर्ण भेद होते थे, और भी बहुत कुछ, मतलब जाति प्रथा थी, सती प्रथा थी, कितना कुछ जो था। लेकिन
लेकिन क्या हुआ कि जब पाश्चात्य संस्कृति आई तो पाश्चात्य संस्कृति के तरफ जो है लोगों का मुख हो गया, लोग उस तरफ को मुड़ गए और उन संस्कृतियों को अपनाने लगे, जिससे ये जो कुरीतियाँ थी या ये जो कुप्रथा थी इन सबको उन्होंने छोड़ना धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से सती प्रथा भी खत्म हो गई, प्रथा विवाह था वो खत्म हो गया, बाल विवाह खत्म हो गया, अंधविश्वास कम हो गए। तो ये तरफ पाश्चात्य की तरफ मॉडर्नाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो है पाश्चात्य की तरफ लोगों ने मुख तो किया, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ गलत के साथ साथ मैं कहूँ कि अंग्रेजों ने जो जो चीज़ें की तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए की, पर कहीं ना कहीं उसमें हमारा फ़ायदा भी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छे के लिए भी हो गए। तो कहते हैं ना हर तरफ नेगेटिव होना भी सही नहीं है, कहीं कहीं पॉजिटिव भी होना चाहिए, और हर तरफ पॉजिटिव होना भी सही नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत नेगेटिव होना भी ज़रूरी है। तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए आपको। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अगर ध्यान में रखोगे तो कभी भी जो है मात नहीं खाओगे, हमेशा साथ जो है सही डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है। कोई भी काम करते हो तो हमेशा देख लेना चाहिए कि इसका बैड पॉइंट क्या क्या हो सकता है, अगर हमने ऐसा किया तो क्या क्या हो सकता है। उसी तरीके से उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखो कि अगर हमने ऐसा किया तो उसके पॉजिटिव फायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो तब आप बिल्कुल सही करोगे। उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट जो था मिशनरियों के कार्य। तो मिशनरियों के कार्यों में क्या है, मिशनरियों की सबसे बात करें तो अंग्रेजों की जो मिशनरियाँ थी उसमें इनके 3 कारण थे। कौन कौन से, वैसे तो 2 कारण मैं कहूँगी कि 2 कारण थे, तो वो समझ लीजिए कि कौन कौन से कारण थे। पहला था गरीब जनता की सेवा करना, जो गरीब जनता थी उनका सेवा करना इनका मेन जो था मकसद था, ठीक है, कि गरीब जनता की सेवा करना चाहते थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे ये जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कई सारी चीज़ें की, जैसे अन्य जातियों के लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे ये, ठीक है, लोगों को अब लालच देने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहूँगी कि नौकरी को प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे थे कि हम अगर उनको नौकरी देंगे तो वो शायद अपना धर्म को परिवर्तन कर देंगे। तो ये जो धर्म का परिवर्तन करने का काम किया जा रहा था ये सब इनका मेन उद्देश्य था। और जो भी गरीब लोग थे, गरीब लोगों की सेवा का क्या मतलब था, यही मतलब था कि गरीब लोगों की सेवा करके वो उनको भी अपने धर्म पे परिवर्तित करवाना चाहते थे। तो इस तरीके के काम भी वो कर रहे थे, तो इनका मेन उद्देश्य यही था। और मिशनरियों का काम क्या था, मिशनरियों की अगर मैं बात करूं तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि वो इनकी निंदा करते, मिशनरियों की निंदा करते और धर्म परिवर्तन करने से उनको रोकते कि वो अपना धर्म परिवर्तन ना करे। तो लोगों को रोकना उनका काम था कि जो है वो इस तरीके से मिशनरियों की जो है निंदा करे और धर्म जो परिवर्तन हो रहा है इसे रोके ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आता है प्रेस का विकास। यहाँ पे प्रेम नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेस आएगा, ठीक है। तो प्रेस का विकास, तो प्रेस के विकास की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ देखिए, धीरे धीरे मैंने कहा ना कि सब चीज़ आ गई है। नवजागरण जो है वो पूरी तरीके से फैल गया था, प्रेस में भी पूरी तरीके से फैल गया था, अखबारों में छपना शुरू हो गया था। और मैंने कहा ना कि उस समय के साहित्यकार इस तरीके के नवजागृति लेकर आए थे कि लोगों के मन के अंदर का डर ही खत्म हो गया और लोग अब इन सब चीज़ों को, जो अंग्रेजों की कुरीतियाँ हैं उन सब चीज़ों को अब अखबारों में छापने लगने थे, पत्रिकाओं में छापने लगे थे। तो मतलब हर जगह वो चीज़ जो वो चलन था वो शुरू हो गया था, क्योंकि प्रेस ही एक माध्यम था जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस खबरों को पहुंचा सकते थे। तो इस तरीके से जो है नवजागरण में ये प्रेस का जो विकास किया, ये प्रेस का विकास भी हमारे जो समाज सुधारक थे उनके लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का काम रहा, और जिससे जो है लोगों के बीच में जल्दी से कम टाइम में ही और जल्दी से जो है जागृति पैदा कर सके। समाज की जो कुरीतियाँ हैं या कुप्रथाएं हैं, मैं कहूँ तो समाज की जो कुप्रथाएं हैं वो कौन कौन सी। अब देखो बहुत सारी कुप्रथाएं, देखिए मैंने कहा ना 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की, जिसमें मंगल पांडे थे। तो ये पता होना चाहिए आपको कि पहली क्रांति थी, प्रथम क्रांति थी। और इसके साथ साथ कितने सारे जो समाज सुधारक रहे हैं हमारे, राजा राम मोहन राय, सरस्वती हो गए, ठीक है। और मतलब कितनी मेहनत की है इन लोगों ने हमारे देश को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और कितने वो किए हैं, राजा राम मोहन राय हो गए, आत्म राय पांडुरंग हो गए, विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है लोगों ने किया, और गांधी जी ने देखिए कितना किया, ठीक है। तो ये
मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव यही था कि ये जो सारे देश में अंधविश्वास, कुरीतियाँ हैं, इन सब का अंत करना मेन मोटिव था। और पता ही है कि जो ये दास प्रथा थी, ये जो भारतीय में दासता चल रही थी, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये सब लोगों के मन में अब बैठ चुका था। अब लोगों ने सोच लिया था कि ये अब दासता का जो रोल है, गुलामी का जो रोल है, अब इनसे नहीं निभेगा, और ये जो है अब दासता को स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो अंग्रेज जो है वो आए हैं और ये अपनी नीति चला रहे हैं, फूट डालो राज करो की जो नीति जो ये चला रहे हैं, अब इसको हम चलने नहीं देंगे, अब इसका अंत होगा और दासता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भावना उनके भीतर अब आ गई थी। तो समाज में जो भी कुरीतियां थी उन सब चीज़ों का अंत हो गया, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है नव जागरण पूरी तरीके से आया है। आई होप भारतीय नवजागरण अब आपको यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने अब किस चीज़ों से पता चलता है, आप देखेंगे यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने भारत के पत्रकारिता का भी शुभारंभ कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, पत्रकारिता निकल कर जो है आ गई, क्योंकि मैंने अभी कहा आप लोगों को कि किस तरीके से प्रेस जो है, प्रेस एक माध्यम रहा और उस तरीके से लोगों तक जो है बात को पहुंचाया गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय आए, उन्होंने पत्रकारिता जो है उसका शुभारंभ कर दिया। उन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद जो है वो शुरू किया, जिसका नाम था कौमुदी। क्या नाम था? कौमुदी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि पूछ लेते हैं, ठीक है। कौमुदी, और 1822 ईस्वी में फारसी के अखबार जो अल अखबार था वो था, उसकी स्थापना की गई। ये दोनों ही पत्र भारतीय नवजागरण की जो है संदेश वाहक थे, मतलब एक तरीके से संदेश लेने का ही काम ये करते थे। तो इन आंदोलन से प्रभाव प्रेमचंद भी पड़ा। तो मतलब आप ये देखिए कि ये सब आंदोलनों से जो प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद हमारे बहुत अच्छे जो है राइटर रहे हैं, तो वो जो है उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिला। उन्होंने स्वयं ही प्रेरित होकर एक विधवा स्त्री से विवाह किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधवा स्त्री से प्यार, मतलब एक तरीके से धर्म का जो था ना कि बहुत ज़्यादा धर्म हो रहा है, संप्रदाय हो रहे हैं, छुआछात हो रहा है, छुआछात मतलब लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जाता था कि वो साथ में उस कुएं से पानी तक भी नहीं निकाल पाते थे। इतना ज़्यादा कि एक कुआं है और एक कुएं से पानी चाहिए तो वो नहीं निकाल सकते उससे, इतना छुआछात किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की प्रथा किस तरीके की, कितनी भयंकर प्रथा थी। और आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पर ऐसी प्रथा हो तो सभी के सभी लोग उसके विरोध पे ही 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे, है ना। तो आज का वो माहौल नहीं है, लेकिन ये है कि उस समय में एकता लाना कितना मुश्किल हो गया था। फिर भी हमारे ये जो समाज सुधारक है उन्होंने किस तरीके से एकता लेकर आए। चौथा पॉइंट है कि सभी आंदोलनों के साथ स्वाधीनता आंदोलन का सूत्रपात भी हो चुका था, और इसी तरीके से नव जागरण के साथ साथ स्वाधीनता मतलब एक स्वतंत्रता भी जो है अब उसके खिलाफ कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हम जो है ये दास्ता को पकड़ कर नहीं रखेंगे और इस दास्ता को हमें छोड़ना है, अब नहीं रहना हमें इसके साथ। तो ये सारा का सारा जो आंदोलन है ये सारा हमारे भीतर एक क्रांति लेकर आया कि हमें अब दास्ता को नहीं अपनाना है और इन्हें यहाँ से भगाना है। तो प्रेमचंद ने जो है, प्रेमचंद के जो साहित्य की बात करूँ अगर, हमारे राष्ट्रीय चेतना की अविच्छ धारा जो है वो अंत तक देखने को मिलती है, जिसका आधार वह राष्ट्रीय आंदोलन और उनके जिन्होंने ये एक लेखक के ही रूप में, जो लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि एक सुधारक नागरिक के रूप में प्रेमचंद को भी प्रभावित किया। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ लेखक को ही प्रभावित नहीं किया, मतलब एक समाज सुधारक जो है या समाज नागरिक जो है प्रेमचंद, उनको भी प्रभावित किया। तो मतलब दोनों तरफ से झंझोड़ कर एक कवि को भी यहाँ पर रख दिया और कवि भी मजबूर हो गया कि अब मुझे इन सब कुरीतियों को खत्म करना पड़ेगा। अब देखिए वो लड़ने नहीं जा रहा है लेकिन वो बहुत कुछ कर रहा है, वो कविता के माध्यम से ही लोगों के अंदर वो रस जो है वो पैदा कर रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी संपूर्ण कथा जो है, साहित्य है जो सर्वधर्म सामान्य वृत्ति का प्रतिपादन करके राष्ट्रीय चेतना की जो है मशाल को बुझने नहीं दिया। तो मतलब राष्ट्रीय चेतना जो है उनके भीतर पैदा कर दी कि अब हमें जो है देश के ऊपर हो रहे इस दास्ता को जो है अब सहन नहीं करना है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अब हम स्वाधीनता आंदोलन के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन की अगर हम बात करें
इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो साहित्यकारों की रही है। साहित्यकारों की बहुत अधिक भूमिका इसमें रही है, क्योंकि उन्होंने ही मेन रोल किया है यहाँ पर कि किस तरीके से वो जो है स्वाधीनता लेकर आए, एक आंदोलन लोगों के भीतर लेकर आए। उस समय के लोग जो थे वो घरों के अंदर थे और डर रहे थे और जुल्म सहन कर रहे थे। तो उस समय इस साहित्यकारी थे और जो ये हमारे समाज सुधारक थे, यही थे जिनके माध्यम से हम लोग जो है उभर कर बाहर आ सके। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय महासभा की अगर बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। तो बिल्कुल स्वतंत्रता जोरों शोरों से अब शुरू हो गई थी। नवजागरण की क्रांति तो भीतर आ ही गई थी, एकता तो भीतर आ ही गई थी और अब स्वतंत्रता की लड़ने की चाह हमारी हो गई थी कि हमें लड़ना है। तदपि कुछ असफलताएं ही इसके इतिहास में विद्यमान है, तब भी कुछ कुछ असफलताएं भी हमें देखने को मिलती है। प्रेमचंद के युग की बात करें तो गांधी जी का युग था, ठीक है। तो प्रेमचंद का युग ही गांधी जी का युग था। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवाद की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रही। अगर हम गांधीवाद की बात करें तो गांधीवाद ने तो खुद अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने खुद कहा कि आप इसे गांधीवाद ना कहें, क्योंकि मैंने तो जो है, गांधी जी खुद कहते हैं कि मैंने तो जो है वही किया जो मुझे करना चाहिए था, जो एक देश प्रेमी को करना चाहिए था अपने राष्ट्र के लिए, मैंने सिर्फ वही चीज़ें की है। और जहां मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो बातें मैंने बोल दी है वो सिर्फ लकीर है, कि मतलब ये बातें मैंने बोल दी तो मैं बदल नहीं सकता। अगर ज़रूरत पड़ी और देश के कल्याण के लिए अगर इसे बदलना भी पड़ा तो मैं अपनी ही नीतियों को बदल भी सकता हूँ। तो इस तरीके से इसे हम गांधीवाद नहीं कह सकते हैं। इस तरीके से गांधीवाद ने अपनी बात को जो है स्पष्ट करने की कोशिश की। तो इसमें देखिए बहुत कुछ आ जाता है यहाँ पर कि देखिए धार्मिक भेदभाव निरपेक्षता की बात की गई कि गांधी ने कहा, क्योंकि और गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि धार्मिक भेदभाव निरपेक्षता। तो धार्मिक भेदभाव, जो भी धार्मिक, आपको पता ही है कि धर्म को लेकर कितने सारे भेदभाव किए जा रहे थे, संप्रदाय को लेकर भेदभाव किए जा रहे थे, उनको लेकर निरपेक्षता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो गांधी जी ने अपने वाद में निरपेक्षता की बात की कि हमें निरपेक्षता लानी पड़ेगी, इस जाति प्रथा इसको ये सबको तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नहीं हटाया तो हमारा देश जो है अलग थलग हो जाएगा और हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लोगों के बीच में अगर एकता स्थापित करनी है तो हमें इस जो है ये जो तोड़ फोड़ हो रही है और हमारे देश अलग अलग हो रहा है, इसे रोकना पड़ेगा और एकता को स्थापित करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें धार्मिक भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा था कि जाति प्रथा, यहाँ पे प्रथा आएगा, जाति प्रथा के विरोधी थे। तो ये जो जाति के लेकर भेदभाव किए जाते थे इसके बिल्कुल विरोधी थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया ताकि जो है देश में एकता लाई जा सके। उसके बाद था हरिजन दरदार। तो हरिजन दार में क्या है कि उनकी जो दयनीय स्थितियाँ थी, उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने ये शब्द तक कह दिया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहा जाए कि मुझे दोबारा जन्म लेना है तो मैं क्या बनना चाहूँगा, तो मैं हरिजन बनकर आना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं हरिजन बनकर उनकी पीड़ाओं को, उनके दर्द को महसूस कर सकूं कि उन्होंने किस तरीके की पीड़ा सहन की थी, उन्होंने किस तरीके का गम, किस तरीके का भेदभाव उनके साथ किया गया था, उस चीज़ों को मैं भी महसूस कर सकूं। तो इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने और इसीलिए गांधी जी ने उनको नाम भी जो है हरिजन दिया। और इस तरीके से गांधी जी ने ये बताने की कोशिश की कि हमें ये संप्रदाय, ये सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम सबके सब भारतीय हैं और हमें अपने हिंदुत्व को बनाए रखना चाहिए। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन आ जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन 1900 ईस्वी से लेकर अक्टूबर 1936 तक प्रेमचंद का जो साहित्यिक जीवन जो है वो माना जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका साहित्यिक जीवन रहा है, कि इन्होंने पूरा का पूरा साहित्य जीवन लिखा। इसमें यह समय था कि जब स्वाधीनता जो संग्राम था वो महत्वपूर्ण धरातल का निर्माण हो रहा था। उस समय स्वाधीनता स्वतंत्रता की बातें चल रही थी, संग्राम एक तरीके से चल रहा था और साथ ही संपूर्ण देश में क्रांति आंदोलन की एक लहर जो थी वो जागृति हमारे भीतर, एक ऊर्जा हमारे भीतर लेकर आ रही थी। ठीक है, तो वो जागृति, वो क्रांति आंदोलन हमारे भीतर भी होना चाहिए। हम सब
सबके भीतर होना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने जो है भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारे भीतर भी अगर हमारे देश में इतनी सी भी आँच आती है तो हम सबके भीतर जो है अपने आँखों में वो आंसू होना चाहिए, वो देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, मेरे अंदर तो है ही है, आप लोगों के अंदर भी वो जोश होना चाहिए। मैं तो खुद एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो सॉरी वाइफ बोल दिया, वाइफ नहीं बेटी हूँ, तो इसलिए हमारे भीतर वो जो ऊर्जा है, वो जागृति है, वो हमारे भीतर है, वो तो आप लोगों के भीतर भी होनी चाहिए। और हमेशा देखिए हमारे अंदर ये प्रेम, ये चीज़, और मैं तो काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ आर्मी ऑफिसर्स की, और मतलब ये सब चीज़ें मेरे अंदर, मेरे जहन, मेरे खून में ही भरी पड़ी है। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, देश के लिए प्रेम भावना, ये हमारे अंदर एक प्राउड वाली जो फीलिंग होती है, ये अपने जो तिरंगा होता है उसको देखकर जो हमारे अंदर एक प्रेम जागृत होता है, ये आप सबके भीतर होना चाहिए। ठीक है, आप सबके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ अगर आपके भीतर होगी तो ज़रूर जो है बहुत अच्छा आप लोगों को महसूस होगा। तो अभी देख रही है आप लोग कि किस तरीके से यूक्रेन का जो ये चल रहा है, और मतलब लोगों को अपने देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, और सिचुएशन कभी भी किसी के वक्त भी किसी के भी ऊपर आ सकती है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से संभालना है, ये सब हमारे अंदर है, हम किस तरीके से उसे देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साहित्यकारों को ऐसा लगा कि वो भी लड़े ना, बल्कि वो उनके अंदर जो गुण हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है कि वो एक साहित्यकार है और एक अच्छे साहित्य की संरचना कर सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने साहित्यों में उस वीरता को दिखाने की कोशिश की, ताकि लोग जब उसे पढ़ें तो उनके अंदर भी वो जागृति, वो नव जागरण जो है वो पैदा हो। आप देख सकते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमारे भीतर भी वो ऊर्जा अपने आप आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग है, कहीं ना कहीं वो रस है हमारे भीतर, है ना, तभी तो वो हमारे भीतर पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से चलिए, अब टाइम भी बहुत हो गया तो हम फटाफट क्लास कंप्लीट करते हैं। समाजवादी आंदोलन, तो समाजवादी आंदोलन क्या है? 19वीं सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों की तेजी से प्रसार हुआ। तो इसमें क्या है, तेजी से प्रसार होने लग गया कि अंदर देखे या बाहर देखे, मतलब अगर अंदर देखे तो अंदर भी लोगों के अंदर क्रांति थी, और अगर बाहर देखे तो बाहर भी संग्राम चल रहा था। तो इस तरीके से तो विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी जो प्रणाली थी वो बदनाम हो गई, और लोगों ने, पूंजीवादी में क्या था, पूंजीवादी में ये था कि लोग जो है वो अपना ही बेनिफिट करने पे लगे हुए थे। मतलब जो लोगों को की बात, कौन से लोगों की बात की जा रही है? अंग्रेजों की बात की जा रही है कि अंग्रेजी लोग अपना लालचीपन जो है वो देख रहे थे, लालच देख रहे थे कि हमें कहाँ से क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें भारत को लूटना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो इस तरीके से वो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसे अपना रहे थे कि हमें सिर्फ अपना सेल्फ का फ़ायदा करना है और किसी का विकास नहीं करना है, हमें इन लोगों का विकास नहीं करना है। ठीक है, तो उनके माइंड में ये सब चीज़ें थी। जबकि हम लोग कैसे हैं? हम लोग हैं समाजवादी। हम लोगों को ऐसा है कि हमारा भला हो रहा है तो सबका भला हो, तो एकता हम स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पे पूंजीवादी जो प्रणाली थी वो पूरी तरीके से बदनाम हो गई। लोगों का ध्यान मार्क्सवादी, समाजवादी और आर्थिक जो योजना है उस विचार की ओर गया। तो इस तरीके से हमारा जो देश था वो समाजवादी जो है धीरे धीरे बनता चला गया। अब कुछ पॉइंट रह गए हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो इस समय जो है प्रेमचंद के प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि उपन्यास, देखिए ये सारे उपन्यास उस टाइम पे लिखे गए हैं। तो आप लोग जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वो ऊर्जा पैदा होगी। तो इस प्रकार के समाजवादी साहित्य में तत्कालीन भारत की तस्वीरें साफ साफ और स्पष्ट नजर आती है कि उस समय का क्या माहौल था, क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें पता चलती है। देश की स्वतंत्रता के 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के साथ ही लेखक और कवियों और पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो कितना बड़ा रोल रहा है इनका, लेखक का, कवियों का, पत्रकारों का कितना बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो उन्होंने अपने भारत दर्शन नाटक में, या जयशंकर की बात करें तो उन्होंने अपने चंद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त नाटक में देश प्रेम की जो भावना जागरण के लिए बड़े बड़े कारगर जो है वो सिद्ध हुए। इन्हीं की ये रचनाएं ऐसी थी जिनकी वजह से लोगों के मन में जो है क्रांति, एक नव जागरण पैदा हुआ, और
फिर उनके भीतर एक स्वाधीनता जो आंदोलन है उसका प्रभाव जो है वो हुआ। तो आज हमने पूरी पूरी वैचारिक जो पृष्ठभूमि है वो आज हम लोगों ने यहाँ पर कवर अप की कि किस तरीके से जो है उन्होंने किया। अब यहाँ पर देखिए और भी है, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने झांसी की रानी कविता में अंग्रेजों के चूल्हे ही लाकर रख दिए। मतलब उन्होंने इस तरीके की क्रांतिकारी, मैं तो कहूँ मैं, आप ये पढ़ोगे ना, ये वाली कविता मैंने पढ़ी हुई है, ये जोश भरी कविता है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल जोश भरा हुआ है झांसी की रानी की कविता, झांसी की रानी कविता में जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जोश भरी कविता है। और इससे इतना मतलब जोश आ जाता है कि हम ऐसा कर जाए वैसे कर जाए, तो मतलब ये सब। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो बाबू गुलाब राय का कथन था कि 15 अगस्त का शुभ दिन भारत के राजनीति इतिहास में सबसे अधिक महत्व का दिन था या महत्वपूर्ण दिन था। आज ही हमारी सघन कुलुष कलिमामयी दास्ता की लोह श्रृंखला, जो दास्ता की प्रथा चल रही थी हमारी, वह लोह श्रृंखला टूटी थी, पूरी तरीके से दास्ता खत्म हो गई थी। और आज ही स्वतंत्रता के नवोज्वल प्रभाव का दर्शन हुए थे। और आज ही दिल्ली के लाल किले पर पहली बार यूनियन जैक के स्थान पर सत्य अहिंसा का प्रतीक तिरंगा झंडा स्वतंत्रता की हवा के झोंकों से लहराया था। और आज ही हमारे नेताओं के चिर संजीव स्पन चरित्रतार्थ हुए थे। और आज ही युगों के पश्चात शंख ध्वनि के साथ जय घोष और पूर्व स्वतंत्रता का सघोष जो है वो हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे भीतर का जो जोश था, जो स्वतंत्रता थी, हम लोगों को किस तरीके से स्वतंत्रता मिली, तो कितना बड़ा रोल गांधी जी का रहा, कितना बड़ा रोल जो है बाकियों का, समाज सुधारकों का रहा, कितना बड़ा रोल कवियों का, लेखक का, साहित्यकारों का रहा। तो किस तरीके से नव जागृति सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं, संग्राम ऊपर ऊपर से ही नहीं, बल्कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से जागृति जो है हमारे भीतर पैदा हुई। और हम लोगों ने जो है इस तरीके की क्रांति से देश को स्वतंत्रता दिलवाई। आई होप आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ दिनों में मैं आ जाऊंगी लाइव, ठीक है। अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ कि किस तरीके से उसमें आना है, और जल्दी ही आप लोगों को आऊँगी। और जो है अगर मैं क्विज़ की बात करूँ तो क्विज़ आप सभी के सभी क्विज़ देंगे। जो भी अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और आज के क्विज़ में मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मेन विनर कौन है, बट मैं नेक्स्ट क्लास में उस विनर का नाम अनाउंस कर दूँगी। वैसे तो रोज़ वही आ रही हैं जो रोज़ आती हैं, जिनका नाम मैं अनाउंस करती हूँ, वही अभी टॉप पे चल रही हैं। बट फिर भी पूरी 10 लिस्ट हमें देना होता है, तो 10 लिस्ट ज़रूर मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। तो चलिए, बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।